हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की रिएक्शंस, यानी कि चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या होता है, जब भी आपका कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेस के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करता है, आपका सॉल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो वो क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट प्लस में वाटर। अब देखो, एसिड का कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया HCl। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, जिसमें भी आपका H होता है वो क्या होते हैं, सारे के सारे एसिड्स, यानी कि जो क्या थे आपके H पॉजिटिव आयन से। बेस यानी जैसे हमने ले लिया NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जिसके अंदर होता है OH वो होते हैं बेस, और जिसके अंदर होता है आपको H दिखाई दे जाए वो होते हैं आपके एसिड। ठीक है, अब देखो, जब यानी कि जो दे H पॉजिटिव आयन वो एसिड, जो दे OH नेगेटिव आयन होते हैं बेस। तो जब आपका कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ में तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट अभी हम बनाएंगे कौन सा बनेगा, और साथ में फॉर्मेशन होगी वाटर की। तो अब ध्यान से देखो, यहां से गया आपका H, वहां से गया आपका OH, तो क्या बन गया हमारे पास में, वाटर बन गया H2O। H2O बचा क्या, यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन, तो आपका सॉल्ट बन गया NaCl। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम सॉल्ट बनाएंगे तो पहले लिखा जाएगा मेटल और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, वैसे भी सोडियम यहाँ पे देखो पहले था और क्लोरीन बाद में था। दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे जब आपका एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स के साथ में। देखो, यानी कि अब आपको क्या करना है, एसिड को रिएक्ट कराना है किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, जो आपके किस फॉर्म में हो, N से मेटल को रिप्रेजेंट कर दिया, और CO3 क्या होते हैं, कार्बोनेट। लेकिन अब यहाँ पर हम, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है ना, तो फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ में तो क्या बनता है आपके पास में, एक बनता है सॉल्ट, मेन चीज क्या होती है, रिलीज होती है CO2 गैस, और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखो इसकी रिएक्शन, जैसे मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, मुझे लेना था मेटल कार्बोनेट, तो जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2O3। कार्बोनेट हम किसको बोलते हैं, CO3 को बोलते हैं ना। CO3 2 नेगेटिव क्या होता है, कार्बोनेट आयन, और जब ये किसी मेटल के साथ में आ गया तो क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। तो जब HCl रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में तो सबसे पहले हमें वाटर बनाना था, तो वाटर यानी H2O, यानी H यहाँ पर है, O यहाँ पर है, और क्या बनाना है, CO2 और सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट क्या क्या बनेगा, NaCl। NaCl तो आपका बन गया सॉल्ट, यहाँ पर रिलीज होती है CO2 गैस और फॉर्म होता है वाटर। तो मेन चीज क्या होती है आपकी, ये CO2। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा CO2 गैस रिलीज होती है, यही इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब अगर आपका कोई एसिड है, यानी कोई भी एसिड हमने ले लिया और इसको हम रिएक्ट कराएं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोला जाता है, तो मेटल बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं हम, या फिर कहीं कहीं पर आपको क्या लिखा मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिख लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब मेटल किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्ट करता है तो भी वो क्या फॉर्म करता है, आपका सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, CO2 गैस जरूर रिलीज होगी और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि या तो आपका मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही केसेस में क्या रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होती है।
ये वाली इंपॉर्टेंट चीज याद होगी। अभी ना हम ना लास्ट में ये भी देखेंगे कि हम CO2 गैस को कैसे कंफर्म करते हैं कि भाई CO2 गैस रिलीज हो रही है, कैसे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो दोनों के कंफर्मेशन टेस्ट भी देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। हमने फिर से क्या ले लिया, जैसे HCl हमने एसिड ले लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए था तो हमने क्या ले लिया, NaHCO3। क्योंकि HCO3 के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव चार्ज और CO3 के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव आयन और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ तक की बात, इसमें गड़बड़ मत कंफ्यूज होना। तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका NaCl बन गया हमारा, CO2 गैस रिलीज हो गई CO2 और किसकी फॉर्मेशन होगी वाटर की। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, 3 आपके पास में क्लियर हो गए। फिर आता है हमारे पास में कि जब आपका कोई एसिड रिएक्ट करे किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ में, क्या है हमारे पास में, अब देखो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना ये होते हैं हमारे पास में एसिडिक, और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं हमारे बेसिक। जैसे अभी बताती हूँ मैं, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास में, मींस फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड, क्या जब कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे एसिड के साथ में तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है हमारे पास में, एक बनेगा आपका सॉल्ट और साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास में बनेगा वाटर। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर ऑक्साइड, एसिड ले लिया मैंने HCl, या फिर जरूरी नहीं है HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 और साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की, ठीक है। अब जैसे ना मैं यहाँ पे ना सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन और लिख के दिखाती हूँ। मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लो यानी कि HCl, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर बन जाएगा कॉपर सल्फेट और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। अगर मान लिया आपने कोई और एसिड लिया, जैसे हम HCl ले लिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड के हम कम रिएक्शंस कराते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम या तो HCl को यूज करते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब ये तो थी मेटल की रिएक्शंस आपकी एसिड के साथ, मतलब कि सॉरी एसिड की रिएक्शन करा रहे थे हम, कभी मेटल ऑक्साइड के साथ में, कभी कार्बोनेट के साथ में, कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसके अंदर हम बेस का यूज करेंगे, कैसे देखो, मेटल वाली कंप्लीट हो गई। अब अगर हम बेस के अंदर देखें तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं हमारे पास में बेसिक होते हैं, तभी तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करे ना। क्योंकि देखो एसिड बनेगा कब, जब कोई सॉल्ट बनेगा कब, जब कोई एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा ना। तो देखो अगर ये मेटल ऑक्साइड बेसिक था तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करा होगा तभी तो सॉल्ट बना होगा ना। अगर ये भी एसिड होता ये भी एसिड होता तो थोड़ी ना सॉल्ट बनता, क्योंकि सॉल्ट तो कब बनता है अपना, जब न्यूट्रलाइज करता है ना एसिड बेस को, ठीक है, यहाँ तक की बात। और उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेस की रिएक्शंस के बारे में पढ़ें तो फर्स्ट रिएक्शन वही है कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास में सॉल्ट बनता है, जैसे हाँ ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके पास में अब तक हमने पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड, अगर क्या हो हमारे पास में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, पहले तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या क्या आएगा हमारे पास में, जैसे हमारे पास में क्या हो गया CO2 होगी, SO2 गैस होगी, NO2 गैस होगी, तो ये सब हमारे क्या होती हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। क्योंकि कार्बन क्या है नॉन मेटल, सल्फर क्या है नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल, इनके साथ में ऑक्सीजन आ गया तो यानी क्या बन गई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना ये हमारे कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिएक्शन शुरू हो जाती है, जब हम बेस की रिएक्शंस को देखेंगे। अब तक जो 4 रिएक्शंस देखी वो थी एसिड वाली रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ गया।
अब जब आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारे पास में है, ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेस के साथ में, क्योंकि वो एसिड था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है ना, तो ये बेस के साथ में जब रिएक्ट करेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है, तो अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सपोज मुझे पहले कोई बेस लेना पड़ेगा, तो मैंने बेस ले लिया सपोज NaOH, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले ली मैंने CO2, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनना था, तो सॉल्ट आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट, और यहां से क्या रिलीज हो गया हमारा वाटर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। बेस की हमारे पास में एक यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बाकी वो रिएक्शन तो कॉमन ही है कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, अब मैं कुछ ना कंफर्मेशन टेस्ट के बारे में बात कर रही थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हुई, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, एक लाइम वाटर का काफी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन की, कि कैसे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी हमारे पास में। तो सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ओनली मेटल मैंने बोला है, जब भी कोई मेटल आपके पास में किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास में, आपके पास मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करा तो यहाँ पे ना एक तो आपका कोई सॉल्ट बनेगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। जैसे कि जिंक था आपका, जिंक ने किसके साथ में रिएक्ट करा, सपोज आपका इसने रिएक्ट करा HCl के साथ में। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में, एक तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ तक की बात तो होगी हमें, लेकिन हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो हम एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास में क्या था, हमने एक स्टैंड लिया, यहाँ पर हमने क्लैंप की मदद से, ये टेस्ट ट्यूब थी, इसको हमने होल्ड करा दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब यहाँ पर इस क्लैंप की मदद से लटकी हुई है। यहाँ हमने क्या करा है, तो यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे नीचे ले लिया, हमने लिया है यहाँ पर एसिड, और हमने ऊपर से इसके अंदर क्या डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने ऐड कर दिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिंक के टुकड़ों को हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिड था, जिंक के हमने ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो अब यहाँ पर रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, जिंक था, एसिड था, जिंक क्लोराइड बना होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमने यहाँ पे एक कॉर्क लगाई, इस तरीके से रबड़ की कॉर्क होती है लैब के अंदर। ठीक है, मतलब इस तरीके से ग्लास की बोतल आती है ना, उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, इस टाइप से कॉर्क होता है, वो होता है रबड़ का। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस कॉर्क की मदद से यहाँ पर हमने डिलीवरी ट्यूब लगा दी। क्यों, ताकि जो भी गैस हो वो यहाँ से जाए आपका, ये हमारी डिलीवरी ट्यूब होगी। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ क्या है, हमने सॉप सोल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, साबुन का पानी आप बोल सकते हो, यानी कि सॉप सोल्यूशन है हमारे पास में। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से कोई भी गैस आएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये इस सॉप सोल्यूशन के अंदर जाएगी और यहाँ से ना कुछ बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और अब इन बबल्स के अंदर क्या होगी, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक या तो मैच स्टिक या फिर हम कोई ना बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे मैच स्टिक ली, जली हुई माचिस की तिल्ली है। जैसे हम यहाँ पे बर्निंग कैंडल को या फिर मैच स्टिक को लेकर आएंगे, जो बर्निंग कैंडल है, ये बात ध्यान रखना, तो जैसे ये बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में बबल्स आएंगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी पॉप अप साउंड क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, यहाँ पर पॉप अप साउंड क्रिएट होती है, और यही पॉप अप साउंड क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट। यानी कि जब आपके पास पट पट पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होती दिखाई दे तो वो हमें कंफर्म करती है कि क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इस टेस्ट को कहीं पे मैच स्टिक टेस्ट भी लिखा हुआ मिलता है।
मैच स्टिक यानी मैचेस की तिल्ली, तो इसको हम कहीं कहीं पे मैच स्टिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई भाई सबको? ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे CO2 गैस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया। CO2 गैस का हम पता लगाते हैं लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर देखो, CO2 गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें कैसे पता चलता है? CO2 गैस के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट भी बोला जाता है। अब देखते हैं क्या क्या आता है, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, या फिर चलो वो तो क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ क्विकलाइन वगैरह। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा लाइम वाटर। अब जो ये कैल्शियम के और कंपाउंड होते हैं, जैसे क्विकलाइन क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आपके पास में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब इसके अंदर से CO2 गैस पास की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, इसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर के अंदर जब CO2 गैस को हम पास करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब जैसे ही इस लाइम वाटर के अंदर से हम CO2 गैस को पास करते हैं, तो ये जो लाइम वाटर था, ये कन्वर्ट हो जाता है मिल्की के अंदर, यानी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कब? जब उसके अंदर से CO2 गैस को पास किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, और क्या चेंज आया कि लाइम वाटर टर्न हो गया किसके अंदर, मिल्की, यानी कि दूध जैसा कलर इसका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यानी कि अगर हम लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास कराएंगे, अगर उसका कलर मिल्की में चेंज हो जाता है, तो यानी वो गैस कौन सी है आपकी, CO2 है। अगर बबल पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो अब ये लाइम वाटर मिल्की हो गया, लेकिन अगर अब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से थोड़ी देर और, मतलब कि एक्सेस के अंदर अगर हम CO2 को पास कर देते हैं, लिमिट में पास करें तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, मतलब थोड़ी सी पास कर दी। लेकिन अगर पास करते रहे, मतलब कि एक्सेस के अंदर पास कर दें, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, आपका जो लाइम वाटर था अब कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी कि इसका जो मिल्की कलर है, जो कि था कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, अब आप अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो सबसे पहले लाइम वाटर था, CO2 गैस पास हुई तो मिल्की हो गया उसका कलर, मतलब टेस्ट ट्यूब का कलर, मतलब देखो लाइम वाटर का कोई कलर नहीं होता, CO2 गैस हमने पास करी, एकदम से दूध जैसा कलर आ गया, यानी मिल्की आ गया, तो क्या बना वहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लेकिन जब आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां पर कैल्शियम, मान लिया एक बार तो आपका मिल्की कलर हो गया, ट्रांसपेरेंट था, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड था, जो क्या था, लाइम वाटर, CO2 गैस पास करी, मिल्की हो गया आपके पास में, यानी क्या बन गया उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आप बहुत देर तक यानी एक्सेस में CO2 पास करते रहोगे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, जिसका कोई भी कलर नहीं होगा। यानी कि वो जो मिल्की कलर आपका बना था, वो कुछ टाइम के बाद में क्या बनने की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से उसका वो कलर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। वैसे जो मेन हमारा टेस्ट होता है वो सिर्फ यहीं तक ही होता है कि आपका लाइम वाटर टर्न हो जाता है मिल्की। उसके बाद का तो ये मैंने सिर्फ वैसे बताया कि अगर हम ज्यादा पास कर देंगे तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, दो गैसेस की कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात। वैसे तो एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का और होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है, यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल होती है। किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। यानी कि H2S गैस की क्या होती है, रॉटन एग की जैसी स्मेल होती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक,
तो आज इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके।